जय माता दी। किसी की भी जन्म कुंडली को कैसे आसानी से पढ़ा जाए, कैसे उसकी पर्सनैलिटी को समझा जाए, कैसे उसके परिवार के बारे में समझा जाए, कैसे उसके अपने काम करने के तरीके को समझा जाए, कैसे बच्चे की पढ़ाई लिखाई कहाँ तक होगी और कैसी होगी ये समझा जाए, कैसे शादी के बाद आपको संतान का सुख मिलेगा ये कैसे समझा जाए, और किस तरह के आपको हेल्थ इश्यूज फ्यूचर में हो सकते हैं, या मित्रता और शत्रुता की परिभाषा को कैसे ठीक से समझा जाए, जीवन साथी यानी आपको पति या पत्नी का सुख कैसे प्राप्त होगा, किस तरह के सुख और दुख की अनुभूतियां आपको ज़्यादा परेशान करेंगे, धर्म कर्म की परिभाषा में आप कहां तक खरा उतरेंगे, और किस तरह के कर्म करने से आपको ज़िंदगी में श्रेष्ठता की प्राप्ति होगी, यानी आप प्रमोशन और ज़िंदगी के अंदर ऊंचाई कैसे प्राप्त करेंगे। लाभ की बारी आ जाती है 11वें भाव से, यानी कि आपके बड़े बुजुर्ग कैसे होंगे, आपके मित्र यार दोस्त किस तरह के होंगे, ये कैसे समझा जाए, और किस तरह के निवेश करने से आपको नुकसान हो सकते हैं, किस तरह से आपको लेन देन करने से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ये सब कुछ हमारी जन्म कुंडली के अंदर पहले से ही निर्धारित करके लिख करके इस संसार में भेजा जाता है, आपके साथ टैग करके। समझदारी इसी में होती है कि आप अपनी जन्म कुंडली को समय रहते ही समझ लें, तो आपके लिए जीवन को जीना बेहद आसान हो जाता है और आप अपनी ज़िंदगी में संघर्ष को भी हंसते हंसते झेल लेते हैं और आप बुरे कर्मों को करने से बच जाते हैं। तो चलिए आज मैं आपको जन्म कुंडली पढ़ना सिखाऊंगा, कैसे आप अपनी ही नहीं किसी की भी जन्म कुंडली को देख करके उसकी ये सारी बातों को आप 1 मिनट में जान जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जन्म कुंडली के बारे में। जन्म कुंडली इस प्रकार से बनती है, हमारे नॉर्थ इंडिया में इस प्रकार से बनती है, साउथ इंडिया में इस प्रकार से बनती है, और दोनों ही जन्म कुंडलियाँ अपनी अपनी जगह पर बहुत बेहतर होती हैं, किसी में कोई कमी नहीं होती है। लेकिन आपको एक चीज़ और यहाँ पे बता देता हूँ, जन्म कुंडली बनती कैसे है ये भी आप समझ लीजिए। ये 360 डिग्री का एक सर्कल होता है, आप समझिएगा। इसको अगर हम 12 हिस्सों में बराबर बराबर बांटते हैं तो एक बॉक्स को 30 डिग्री का एंगल मिलेगा। 30 डिग्री को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 360 आ जाएगा। 12 हमारी राशियां होती हैं, 12 हमारे जीवन के संदर्भ होते हैं, यानी कि जीवन के जो बॉक्सेस होते हैं जन्म कुंडली में, और 9 आपके ग्रह हुआ करते हैं। वैसे तो 7 ही हैं, लेकिन राहु केतु को भी 9 ग्रहों की गणना में जोड़ा जाता है। तो आपको ऐसे समझ आ गया होगा, बहुत आसान भाषा में आपको बता रहा हूँ, और भी आपको आसान भाषा में बताऊँगा कि किस तरह की राशि कहाँ बैठने से व्यक्ति का स्वभाव गर्म होता है, कहाँ पर बैठने से ठंडा होता है, कहाँ पर बैठने से ज़िद्दी हो जाता है, और कहाँ पर कौन से ग्रह के बैठ जाने से आपको किस प्रकार से सुख और दुख की अनुभूति होती है। आपको एक बात जान करके बड़ी हैरानी होगी, जन्म कुंडली में जो राशियाँ होती हैं उनको आप अनदेखा किसी भी सूरत में नहीं कर सकते। राशियों से पता चलता है कि आपको ज़िंदगी में कौन सी चीज़ की प्राप्ति कैसे होगी, इसलिए राशियों को याद करना आपके हमारे लिए बेहद आवश्यक होता है। जन्म कुंडली में जो ग्रह होते हैं वो बताते हैं कि आपको किस तरह की इच्छाएं बनी हुई हैं, आप किस तरह की इच्छाएं लेकर पैदा हुए हैं, और जन्म कुंडली के जो बॉक्सेस होते हैं वो बताते हैं कि अगर कोई राशि के साथ बैठा हुआ है तो आपको किस तरह के कर्म करने से उस चीज़ की प्राप्ति होगी। तो मैं आपको बहुत आसान भाषा में बताता हूँ। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मेष राशि से। आप देखिए ये मेष राशि है। मेष राशि काल पुरुष की जन्म कुंडली, ये देखिए इस तरह से काल पुरुष की जन्म कुंडली बनती है। पहले बॉक्स में पहली राशि, और काल पुरुष की जन्म कुंडली के अंदर कोई ग्रह नहीं भरे जाते, ये मैं आपको बता देता हूँ। अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा, काल पुरुष है कौन? ये काल पुरुष भगवान महादेव आदि देव के गण हैं, इसीलिए भगवान भोलेनाथ जी को महाकाल भी कहा जाता है, क्योंकि स्वामी तो काल के वही है ना, तो इसीलिए इसको काल पुरुष की कुंडली कहा जाता है। तो काल पुरुष की जन्म कुंडली के पहले भाव में मेष राशि होती है। मेष राशि का स्वभाव हो जाता है बहुत जल्दी किसी भी चीज़ पर एक्शन लेना, स्पॉन्टेनियसली किसी भी काम को करना, लगातार करना, बिना सोचे समझे करना, बहुत जल्दबाजी में किसी भी काम को करने की आतुरता में रहते हैं, ये किसी भी चीज़ में डिले नहीं करना चाहते। ये आपको मेष राशि के बारे में समझ आ गया। मेष राशि यदि किसी व्यक्ति के
इस प्रकार से पहले भाव में हो तो उसके ये भाव होने ही होने हैं। अब इसके बाद जन्म कुंडली के अंदर बात आती है वृषभ राशि की। वृषभ राशि क्या होती है? वृषभ यानी कि बैल, आप देख सकते हैं क्या होता है, वो किसी भी काम को निरंतर करता है, नियमितता के साथ करता है, कॉन्टिन्यूसली करता है, बिना रुके करता जाता है। जैसे कोल्हू का बैल है, आपने देखा होगा ना, वो क्या होता है, वो बिना रुके काम को करता रहता है। वो कितना भी थक जाए लेकिन जब तक काम पूरा नहीं होता वो पीछे नहीं हटता। इसीलिए जो वृषभ राशि होती है ये बहुत मेहनती होती है। अब इसके बाद बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि पेयर ऑफ 2 पर्सन्स है। आप इस प्रकार से देखिए, इसमें एक मेल है एक फीमेल है। ये लोग कभी भी सबके साथ जुड़ने में ही विश्वास रखते हैं, कभी भी ये लोग अकेले नहीं रहना पसंद करते। इनका काम हो जाता है लोगों से मेलजोल बनाए रखना, अपने काम के लोगों के साथ हमेशा अटैच रहना, और ये कभी किसी को अकेला छोड़ते भी नहीं हैं। और कहीं भी इनको किसी भी चीज़ के लिए जाना हो, इनके साथ कोई ज़रूर होना चाहिए। आप यदि किसी पर्सन को ऐसे देखें कि वो कहीं भी अकेला नहीं जा सकता, उसके साथ हमेशा कोई होना चाहिए बात करने के लिए, उससे मेल जोल बढ़ाए रखने के लिए, तो आप बिना देखे जन्म कुंडली का पता लगा सकते हैं ये मिथुन राशि का ही व्यक्ति है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले जो लोग होते हैं ना, उनकी केयर करने की फीलिंग्स बहुत होती है। वो मांगते भी हैं और देते भी केयर बहुत अच्छी हैं, क्योंकि चंद्रमा की राशि होती है। चंद्रमा माँ नानी दादी का सुख देता है ना। तो माँ नानी दादी क्या देती है हमें जीवन में? हमारी देखभाल करके हमें पोषित करती हैं, हमारा पालन पोषण करती हैं। तो जिस किसी की भी जन्म कुंडली के पहले भाव में यदि चौथी राशि आ करके बैठी हो, ऐसे व्यक्ति बहुत केयरिंग हो जाते हैं, बहुत सबकी केयर करते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं ऐसे लोग। ये आ गई चौथी राशि कर्क राशि, आप समझ गए। 5वीं राशि आ जाती है सिंह राशि। इसको सिंह कहा जाता है, आप देख लीजिए। अब सिंह राशि की बात क्या होती है, ये लोग बहुत रॉयल अपने आप को फील कराते हैं। इनकी जो सोच होती है वो राजाओं जैसी होती है। ये बहुत लेगेसी में बिलीव करते हैं। ये लोग हल्की फुल्की कोई चीज़ खरीदना ही नहीं चाहते। इनके अपनी ही शान अलग होती है। चलेंगे तो बड़े प्राउडली, बैठेंगे तो प्राउडली, चाहे इनकी जेब में फूटी कौड़ी ना हो, लेकिन इनकी चाल बड़ी घमंडी और कॉन्फिडेंस वाली होती है। अब जिस भी जब तक की जन्म कुंडली के पहले भाव में 5वीं राशि इस प्रकार से आकर के बैठ जाए, आप इस तरह से उसको समझ सकते हैं ये कैसा होगा। अब इसके बाद कन्या राशि आ जाती है, 6ठी राशि। इस प्रकार से आप देख लीजिए, ये सजने संवरने की होती है, ये काटने छांटने वाली हो जाती है। आप देखते हैं ना कि आप किसी भी चीज़ को काट पीट करके अपने हिसाब से आप उसे सेट कर लेते हैं। उसकी जो काम की बात रहेगी वो आप रखेंगे, बिना काम की जो बात होगी वो आप हटा देंगे। इसी तरह से ये जो 6ठी राशि हो जाती है, ये बुध की दूसरी राशि होती है। यानी बुध की एक राशि होती है, मैं आपको आगे बताऊंगा, तीसरी, और अगली राशि हो जाती है उसकी 6ठी। इसके बाद बारी आ जाती है तुला राशि की। जन्म कुंडली में तुला राशि का भी बहुत गहरा महत्व है। हालांकि 12 राशियों का बहुत गहरा महत्व है, लेकिन तुला राशि के प्रति थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। तुला राशि होती है नाप तौल की, मेजरमेंट की। और मेजरमेंट क्या होती है, कहाँ होती है? या तो एक कोर्ट कचहरी में होती है, और या तो लाला की दुकान पर होती है, या जहाँ सिस्टम बार्टर सिस्टम चलता हो वहाँ होती है। आप बदले में पैसा देते हैं, फिर आप उन्हें कुछ सामान लेकर के आते हैं, या अगर कोई आपके साथ सामान में धोखाधड़ी करता है तो आप दरवाज़ा कहीं और का खटखटाते हैं। तो इसीलिए जन्म कुंडली की जो तुला राशि होती है वो नाप तौल की होती है, मेज़रमेंट की होती है। और यदि आप अपने पार्टनर की मेज़रमेंट तरीके से, यानी कि उसके साथ आप अच्छे से काम नहीं करेंगे, उसके साथ आप अच्छे से बात नहीं करेंगे, तो तुला राशि कुंडली में डिस्टर्ब हो जाती है, फिर आपको परेशानी आती है। ये तो खैर डिटेल वाली बात है, मैं आपको आगे बताऊंगा अगली वीडियो में। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि जन्म कुंडली की जो 7वीं राशि होती है वो तुला होती है। आप ऐसे पहले भाव में देख सकते हैं। अब 8वीं राशि के बारे में हम बात कर लेते हैं। 8वीं राशि हो जाती है बहुत ज़्यादा प्लानिंग वाली, और ये छुपी हुई राशि होती है। ये कभी ओपनली किसी के सामने नहीं आती। जैसे आप बिच्छू देखते हैं ना, छुपा हुआ होता है, यानी जितने भी आप छुपे हुए जानवर देखते हैं वो क्या होता है, वो एक स्पेसिफिक जोन में ही रहता है, वो बाहर नहीं निकलते। वो 8वीं राशि से ही कंसिडर किए जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति बहुत छुपा रुस्तम है, आपको अपनी बातें नहीं बताता, लेकिन वो बहुत अच्छा है और अपने काम को बहुत बारीकी से
प्लान्ड करके चलता है और कभी किसी के साथ अपनी सीक्रेट शेयर नहीं करता, आप समझ जाइए ये व्यक्ति वृश्चिक लगन वाला यानी वृश्चिक राशि वाला ही है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 9वीं राशि के बारे में। 9वीं राशि इस प्रकार से देखिए, ये होती है धनु राशि। धनु राशि के लोग हमेशा थोड़ा मेष राशि जैसे इनके भी अंदर गुण होते हैं, ये बहुत जल्दबाज हो जाते हैं और ये मल्टी टैलेंटेड होते हैं। किसी भी काम को बिना रुके जब तक वो पूरा ना हो जाए वो उसमें लगे रहते हैं। इनके दिमाग के अंदर हमेशा मेष राशि वालों की तरह ही जल्दबाजी लगी रहती है। ये मोटिवेटेड रहते हैं। जो मेष राशि वाले होते हैं वो तो गुस्से में होते हैं, ये हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं। आप इनको डिमोटिवेट कभी भी नहीं कर सकते। जिनकी भी धनु राशि होती है इनकी आदत इस प्रकार से होती है, गुस्सा बहुत जल्दी इनके अंदर आएगा लेकिन अपने गुस्से को बहुत धीरे से ये प्रेजेंट करते हैं और अगर कोई चीज़ समझ में ना आई तो तोड़ फोड़ करके आगे भी निकल जाते हैं। इसके बाद बारी आ जाती है मकर राशि की। मकर राशि जब भी जन्म कुंडली के पहले भाव में आकर के बैठे तो ऐसा व्यक्ति बहुत प्लान करता है, जैसे 8वीं राशि के बारे में बताया। ऐसा व्यक्ति चरण दर चरण यानी स्टेप बाय स्टेप अपनी ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ता है। छोटी छोटी चीज़ों के साथ वो आगे बढ़ेगा, थोड़ा वो धीरे किसी भी चीज़ को करेगा। बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी काम को कर लेंगे, ये थोड़ा सा बाद में और देर से समझेंगे। एक फिल्म आई थी रितेश देशमुख की, उस फिल्म में कहा था जेनेलिया डिसूजा ने, उनकी पत्नी ने, कि मुझे लगा था कि मैं ही गलत प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी लेकिन ट्रेन को आने में बहुत देर लग गई। यानी कि जो मकर राशि वाले लोग होते हैं इनके पार्टनर के अंदर बहुत धैर्य होना चाहिए, इनको किसी भी सही ट्रैक पर लेकर के आने में, और जब ये सही ट्रैक पर आते हैं तब इनको अपनी जगह से हिला पाना नामुमकिन हो जाता है। इसीलिए मकर राशि जिन भी लोगों की है वो थोड़ा सा सावधान हो जाएं, और जिन भी मेरे भाई बहनों की है और उनकी शादी हो चुकी है उनके पार्टनर इस बात को बहुत अच्छे समझ लें। ये किसी भी चीज़ को बहुत प्लान्ड करके करेंगे, उसकी पूरी डिज़ाइनिंग तैयार करेंगे कि मुझे कब कौन सा काम हो जाएगा तो मुझे आगे बढ़ना है। इसलिए कई बार ये अपनी ज़िंदगी में औरों के मुकाबले पीछे भी रह जाते हैं, लेकिन जब ये आगे बढ़ते हैं तो सबसे ऊपर यही नज़र आते हैं। अब बारी आ जाते हैं कुंभ राशि, जो कि पहले भाव के अंदर है। जिन भी लोगों की जन्म कुंडली के पहले भाव में ये कुंभ राशि आती है वो लोग अपने काम में और अपनी ज़िंदगी में हमेशा दूसरों की मदद ही करते रहते हैं। चैरिटी हमेशा उनके दिमाग में चलती रहती है। अपने परिवार, अपने समाज, अपने से जुड़े हर किसी व्यक्ति को ये अपने साथ लेकर के चलने में ही ये विश्वास रखते हैं और इनकी सोच हमेशा दूसरों के हित की होती है, यानी दूसरों के फायदे की होती है। ये कुंभ राशि वाले लोग होते हैं जिनकी जन्म कुंडली के पहले भाव में ऐसे ये राशि आ जाए। इसके बाद बारी आ जाती है मीन राशि की। मीन राशि वाले जो लोग होते हैं वो हमेशा, उनके अंदर एक जिज्ञासा बनी रहती है पर्दे के पीछे जानने की, सत्य को खोजने की, किसी भी चीज़ को वेल रिसर्च करने की। ये बहुत जल्दी किसी चीज़ पर अपना पैसा खर्च नहीं करेंगे, और जब करेंगे तो ये इतना खर्च कर देंगे कि सबसे बेहतर चीज़ें लेकर के आएंगे। बहुत ज़्यादा ये मंथन करके ही किसी चीज़ पर अपना पैसा खर्च करते हैं। अब आप समझ गए, मैंने आपको ये जन्म कुंडली के अंदर राशियों के बारे में बताया कि 1 से 12 तक की राशियां आपके पहले भाव में बैठी हो तो आपकी सोच कैसी होती है, आपकी आत्म अभिव्यक्ति कैसी होती है, आपकी फीलिंग्स कैसे होती है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी होती है। इसी प्रकार से आप किसी की भी जन्म कुंडली को देख करके आप तुरंत पता लगा सकते हैं इसकी सोच क्या है, इसकी पर्सनैलिटी क्या है, ये किस तरीके से सोचता है, ये किस तरह की पर्सनैलिटी का व्यक्ति है। अब तो ये बात होगी। अब मैं आपको बताता हूँ इन राशियों के एलिमेंट कैसे होते हैं। एलिमेंट मतलब इनकी प्रकृति क्या होती है। जल तत्व की होती है, किसकी वायु की होती है, किसकी अग्नि की होती है, किसकी पृथ्वी की होती है। ये भी मैं आपको कैटेगरी करके बता देता हूँ। देखो, आपको अपनी इस प्रकार से अंगूठे को छोड़ करके 4 उंगलियाँ लेनी है और अंगूठे के पहले वाली उंगली को आपने एक नंबर राशि मान लेना है। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि। तो कैसे हो गया? अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। आप समझ गए? तो 1 नंबर राशि अग्नि की होती है,
फिर उसके बाद आपने यहाँ तक 4 गिना, फिर 5 यहाँ आ जाएगा, तो 5 नंबर राशि अग्नि की हो गई। फिर 6, 7, 8, फिर 9 नंबर की राशि अग्नि की हो गई। आप यहाँ पर देख लीजिए स्क्रीन पर, मैं यहाँ पे भी दिखा रहा हूँ कि पहली, 5वीं और 9वीं राशि आप इस प्रकार से देखिएगा। पहली 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 नंबर राशि यहाँ पर मैंने मार्क किया है अग्नि तत्व की। फिर मैंने 9 नंबर की राशि को मार्क किया है अग्नि तत्व की। इसके बाद 2 नंबर, फिर उसके बाद 6 नंबर, फिर उसके बाद 10 नंबर की राशि जो होती है, यानी कि अगर आप गिनते हैं मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, इसके बाद बारी आएगी सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, फिर धनु, मकर, कुंभ और मीन, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आप इस प्रकार से देखेंगे तो जो हमारी ये वाली फिंगर होगी, इस पर 1, 5, 9 आ जाएगी, इस पर हमारी 2, 6, 10 आ जाएगी, इस पर हमारी 3, 7, 11 आ जाएगी, और इस पर हमारी 4, 8, 12 नंबर की राशि आ जाएगी, यानी कि जल तत्व की राशि होती है। जो अग्नि तत्व वाले लोग होते हैं, यानी 1, 5, 9 वाले, जिनके पहले भाव में इस प्रकार से 1, 5, 9 राशि आ जाए, वो थोड़ा गुस्सैल ज़्यादा हुआ करते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। और जिनकी जन्म कुंडली के पहले भाव में 2, 6, 10 की राशि आ जाए, वो लोग थोड़ा ज़िद्दी हुआ करते हैं। वो ऐसे होते हैं नंदी महाराज की तरह, जो उन्हें करना है वो करेंगे। आप उनके आगे कितनी भी मेहनत कर लो, अगर आप उनके फ्रेंडली एलिमेंट नहीं है तो आपकी बात को नहीं मानेंगे। ये बात आप तय करके समझिएगा। इसके बाद बारी आ जाती है वायु एलिमेंट की, यानी कि 3, 7 और 11 की। ये जो लोग हुआ करते हैं, ऐसे लोग हमेशा वेल रिसर्च करने में लगे रहते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में लगे रहते हैं। ये कभी भी एक काम, एक व्यक्ति, एक जगह पर ये आराम से नहीं बैठते, हमेशा ये बेटर ऑप्शंस की तलाश में लगे ही रहते हैं। इसके बाद जो वाटर एलिमेंट वाले लोग होते हैं, ये इमोशनल बहुत हो जाते हैं। ये सबकी केयर जरूर करेंगे, लेकिन अपनी शर्त पर किया करते हैं। जब इनके सर के ऊपर से पानी निकलता है तो सामने वाले को बहा ले जाते हैं, यानी रोना धोना इनका बहुत अच्छा शुरू हो जाता है। आशा करता हूँ आपको राशियों के बारे में बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ जन्म कुंडली के भावों के बारे में। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा ग्रहों के बारे में कि ग्रहों की महादशा, अंतरदशा आप कैसे समझें, किस ग्रह की महादशा के बाद में या अंतरदशा के बाद में कौन सा ग्रह आएगा। आप 1 सेकंड में किसी की भी जन्म कुंडली को देख करके तुरंत पता लगा लेंगे, उसकी महादशा को देख करके, कि अगली महादशा किसकी आएगी। जानना चाहते हैं फॉर्मूला, तो नीचे मुझे कमेंट में जय माता दी जरूर लिखेगा। और आपकी राशि कौन सी है नीचे मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको वीडियो कैसा लग रहा है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगली पार्ट 2 की वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगी। तो चलिए अब हम जानते हैं जन्म कुंडली के भावों के बारे में। जन्म कुंडली का ये जो पहला भाव होता है, इसको आदमी की सेल्फ पर्सनैलिटी का कहा जाता है, आत्म अभिव्यक्ति का कहा जाता है। हमारे वैदिक यानी कि ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में इसको तनु भाव भी कहा जाता है। तनु का मतलब आपका तन जिस समय पे नेचर से बाहर आ रहा था, यानी कि माँ ने जब आपको जन्म दिया तो ये उसका भी कहलाता है। सबसे पहले सिर बाहर आता है, तो इसीलिए व्यक्ति की ये सबसे पहले ब्रेन पर्सनालिटी को शो करता है। इसीलिए जो राशि इस पहले भाव के अंदर आकर के बैठ जाए, आदमी की वही पर्सनालिटी बन जाती है। आई थिंक आपको लॉजिक बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। इसके बाद जन्म कुंडली का जो दूसरा भाव होता है, ये व्यक्ति के धन का होता है, यानी कि पैसे का होता है, परिवार का होता है। उसको प्रॉपर्टी कैसे मिलेगी, ये उसका भी हुआ करता है। अब जन्म कुंडली का जो तीसरा भाव होता है, ये उसके अपने काम करने के तरीके का होता है, परफॉर्मेंस का होता है। अगर इन भावों में कोई अग्नि तत्व की राशि और अग्नि वाला ग्रह आकर के बैठ जाए, जैसे कि सूर्य आकर के बैठ गया, या बृहस्पति आकर के बैठ गया, मंगल आकर के बैठ गए, और इनमें 1, 5, 9 की राशि आ जाए, तो ऐसा व्यक्ति जल्दी जल्दी काम करेगा, रुकेगा नहीं, उसे हमेशा जल्दी लगी रहेगी, इस काम को खत्म करूं दूसरा तुरंत करूंगा। और ऐसा व्यक्ति मल्टी टैलेंटेड भी हो जाता है। आप समझ गए। अब इसके बाद बारी आ जाती है जन्म कुंडली के चौथे भाव में। ये माँ का भी होता है, नानी का भी होता है, दादी का भी होता है, घर की स्त्रियों का भी होता है, आपकी बेसिक एजुकेशन का होता है,
आपकी लैंड का होता है, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी का होता है। आपके लिए वाहन के सुख का भी यही घर माना जाता है। आप समझ गए। अब यहाँ पर जो राशि आकर के बैठ जाएगी, आपको उसी प्रकार के कर्म करने से वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी या वो चीज़ आपको मिल जाएगी। और अगर यहाँ पर कोई चीज़ आपके कुछ ऐसे ग्रह आकर के बैठ जाए जो उसको क्रॉस कर रहे हैं, तो आपको पैसा, प्रॉपर्टी, एजुकेशन के मामले में संघर्ष करना पड़ता है। क्लियर है। मैं चाहूँ तो इस वीडियो को मैं 10 घंटे का बना दूं और आप उसे देख करके जुड़े रहेंगे और आप देखते रहेंगे, लेकिन 10 घंटे आपके पास भी नहीं है ना एक साथ देखने के लिए। तो इसलिए मैं धीरे धीरे आपके पास पार्ट 2 पार्ट 3 के हिसाब से लेकर के आऊँगा, और जो भी मेरा अनुभव है वो मैं आज आपको पूरा निचोड़ करके दूंगा यहाँ पर, जिससे आप भी एक बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य बन सकें और आप अपने आसपास के लोगों को अच्छे से गाइड कर सकें। अब हम बात करते हैं जन्म कुंडली के 5वें भाव के बारे में। ये लव अफेयर का होता है, ये पसंद नापसंद का होता है, ये आपकी औलाद का होता है। क्या चीज़ आपको पसंद है, क्या नहीं पसंद, ये एंटरटेनमेंट का घर होता है, ये खुशियों का घर होता है। यहाँ पे जो राशि आकर के बैठ जाएगी, आपको वही काम करने से खुशी मिल जाती है, या उस तरीके का आप काम करेंगे वो ऐसी जो राशियों के जो तत्व के हिसाब से, जैसे अगर यहाँ पे जल तत्व की राशि आकर के बैठ जाए तो आप बीच के किनारे, समंदर किनारे या पानी के किनारे आपका घूमने जाने का मन करेगा। अगर यहाँ पे वायु तत्व की एलिमेंट की राशि आ जाए, जो मैंने आपको बताई है 3, 7, 11 की, तो आपको हिल स्टेशंस पे जा करके घूमने का बड़ा मन करेगा, पहाड़ों पे ठंडी ठंडी हवाएं खाने का मन करेगा, है ना। और अगर आपके यहाँ पर 1, 5, 9 की राशि आकर के बैठ जाए, यानी अग्नि तत्व की, तो आप किसी बहुत रॉयल होटल्स में जा करके या किसी विला में जा करके आप वहाँ पर आराम करने की कोशिश करेंगे तो आपको खुशी मिलेगी। आप पेड़ पौधों के बीच में जा करके, यानी कि जो हरियाली होगी, आप वहाँ जा कर के बैठेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो ये जन्म कुंडली का 5वां भाव आपको ऐसी खुशी दिलाता है। अब जन्म कुंडली का 6ठा भाव हो जाता है। 6ठा भाव नौकरी का भी होता है, सर्विसेज का भी होता है, डिलीवरेबल सिचुएशन का भी होता है, यानी जो आप प्रोडक्ट डिलीवरी करते हैं या आप सर्विस डिलीवरी करते हैं, आप जॉब करते हैं, तो यहाँ पर जो राशि आकर के बैठेगी आप उसके हिसाब से काम करना पड़ता है। और अगर आप उसके हिसाब से काम नहीं करते तो आपके ऊपर कर्ज भी हो जाएगा, लोग आपके शत्रु भी बन सकते हैं, आपको हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं। इसीलिए 6ठे भाव को इस हिसाब से देखा जाता है। अब 7वें भाव की बारी आ जाती है। 7वां भाव जो होता है वो आपके पार्टनर इंटरेक्शंस का होता है, यानी कि जन्म कुंडली के पहले भाव से पता चलता है आपकी पर्सनैलिटी क्या है, और 7वें भाव से पता चलता है कि आपके पास किस तरह के लोग आएंगे, आप उनको कैसे साथ ले करके चलें तो आपको खुशी मिलेगी। यहाँ पर जो तत्व की राशि आ जाए उस हिसाब से आप उसको समझ सकते हैं। यानी कि यहाँ पर अग्नि तत्व की राशि आ जाएगी तो आपके यार दोस्त अक्सर गर्म मिजाजी होंगे। यदि यहाँ पर वायु एलिमेंट की राशि आ जाए तो आपके यार दोस्त जो होंगे वो वेल रिसर्च लोग होंगे, यानी कि बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लेकर के आएंगे। यदि यहाँ पर 3, 7, 11 की आ जाएगी तो, और अगर यहाँ पर अर्थ एलिमेंट की राशि आ जाएगी तो आपके दोस्त जिद्दी होंगे। आपके सामने वाले जो लोग होंगे, पेरेंट्स आपसे अपनी बातें जिद करके मनवाते रहेंगे, या अगर पेरेंट्स की कुंडली में ऐसी राशि है तो बच्चे जिद्दी हो जाएंगे, है ना। ऐसे चलते हैं। या अब इसके बाद 8वां घर। 8वां घर जो होता है वो दुख का होता है, पीड़ा का होता है, यानी कि जो हमें दर्द होता है ये उसका होता है। अब 8वें भाव में जो राशि आकर के बैठ जाती है उस भाव से संबंधित आपको अंगों में समस्या आ जाती है, दर्द होता है आपको। ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि राशियों का ऑर्गन्स के साथ कैसे कनेक्शंस होते हैं। अब इसके बाद 8वें भाव को भी आप समझ गए होंगे। 8वां भाव अचानक दुर्घटना और नुकसान का भी हुआ करता है। 9वां भाव धर्म कर्म का होता है, आपके भाग्य का होता है। आपकी जो बेसिक एजुकेशन है वो आपके 4th हाउस से देखी जाती है, लेकिन जो आपकी ग्रेजुएशन होती है, आपकी स्किल की जो पढ़ाई होती है, कॉलेज गोइंग जो पढ़ाई होती है, या विदेश जा कर के पढ़ाई करते हैं, वो जन्म कुंडली के 9वें भाव से देखी जाती है। जन्म कुंडली का 9वां भाव पिता का भी घर कहा जाता है, और जन्म कुंडली का 10वां भाव आपके कर्म का होता है, सबसे ऊंचा स्थान होता है। कहावत है ना, एक कहते भी हैं भाई कर्म करो तो फल अच्छा ही मिलेगा। तो कर्म कौन सा करो, ये आपकी जन्म कुंडली में लिखा होता है। अगर आपकी कुंडली में यहाँ पर 1, 2, 3 या 6
ये राशि आकर के बैठी है तो आप जॉब करने के लिए पैदा हुए हैं। आप बिजनेस करेंगे तो आपको सर्विस ही देनी पड़ेगी, कंसल्टेंसी ही देनी पड़ेगी, तो आपका बिजनेस ऐसा चलेगा। और बाकी की राशियां बैठे हैं तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह के क्या काम करेंगे, वो भी मैं आपको आगे की ही वीडियोस में बताऊंगा। इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपको आपकी जन्म कुंडली ही नहीं बल्कि सभी की जन्म कुंडली आसानी से पढ़ देना सिखाऊंगा। और कैसे आप उसकी कुंडली ऐसे एक चुटकी में देख करके तुरंत समझ जाएंगे कि ये जॉब करता है या बिजनेस करता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जन्म कुंडली के 11वें भाव की। ये आपके नेटवर्किंग का होता है, आपके दोस्तों का होता है, ये आपके बड़े बुजुर्गों का होता है, ये आपसे जो आप काम करते हैं या बिजनेस करते हैं या आप नौकरी करते हैं वहाँ से जो आप पैसा कमा करके लाते हैं ये उसका होता है। अगर आप 5वां भाव, अगर आप खुश नहीं रहते तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपको हेल्थ इशू है तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। और एक चीज़ और बताता हूँ, ये जो जन्म कुंडली का 9वां भाव है ना भाग्य का, इसके अपोजिट देखिए वो 3रा भाव है ना, वो आपके परफॉर्मेंस का है। यानी कि कर्म करोगे, मेहनत करोगे तो भाग्य अच्छा होगा, कर्म करोगे तो लाभ आपको मिलेगा। यानी जैसा कर्म वैसा आपको फल मिलता है। तो फल का भाव 11वां हुआ करता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, यहाँ तक तो आपने इकट्ठा करा सब कुछ, अब आप इन्वेस्ट भी तो करते हो ना, अपने बच्चों को देते हो, अपने आसपास के लोगों को देते हो, अपने दोस्तों को देते हो, अपने माता पिता को देते हो, है ना, या आप अपने से जुड़े किसी रिश्तेदार की मदद करते हो, समाज में किसी की मदद करते हो, तो आपको वहाँ से आउटकम कितना मिलेगा ये आपकी जन्म कुंडली के 12वें भाव से पता चलता है। ये आपकी कमजोरी का होता है। अगर ये भाव आपका खराब है तो आप जिस किसी की भी मदद करेंगे वहाँ से आपको आउटकम नहीं मिलेगा और आप परेशान होते रहेंगे ज़िंदगी में, आप बीमार हो जाएंगे, आपकी शत्रुता हो सकती है क्योंकि 6ठा भाव उसका है ना। तो इसीलिए इसके अपोजिट में एक और भाव होता है 8वां भाव। आप देखिए ये 8वां भाव, तो आपको दुख तकलीफ होने लग जाता है। इसीलिए जन्म कुंडली के 3रे, 6ठे, 8वें और 12वें भाव को कभी भी आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इनको बहुत अच्छे से समझना होता है। तो 12वां भाव आपकी इन्वेस्टमेंट और खर्चे का हो जाता है, इसको भी संतुलित करना आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से बेहद आवश्यक होता है। देखो अब तो मैंने आपको बताया राशियों के बारे में, जन्म कुंडली के भावों के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ कि ग्रहों को कैसे याद किया जाए, कि किस सीक्वेंस में कौन सा ग्रह आता है। जैसे किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के ऊपर मंगल की महादशा चल रही है और वो खत्म होने वाली है, तो आप कैसे पता करेंगे कि उसके ऊपर किस ग्रह की महादशा अगली आने वाली है। या किसी के ऊपर शनि की महादशा चल रही है और वो खत्म होने वाली है, तो आप कैसे पता करेंगे कि अगली महादशा किसकी आएगी। या अंतरदशा में भी सेम यही रूल लगा करता है कि यदि किसी के ऊपर मंगल की अंतरदशा खत्म होने वाली है तो अगली अब किसकी अंतरदशा स्टार्ट होगी, ये आप कैसे पता करें, ये अब मैं आपको बताता हूँ। देखो एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, ग्रह हमारे 9 हैं और शुरुआत हमारी ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में केतु से की जाती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, देखो याद रखिएगा ऐसे, के से केतु, शु से शुक्र, ठीक है, र से रवि यानी सूर्य, च से चंद्रमा। तो आप याद रखिए केशु रच, तो या आप केशुर भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद च यहाँ बोला, फिर म, फिर र, केशुर चमरा, ठीक है, केशुर चमरा। फिर उसके बाद आ जाएगा गु श बु, कैसे हो गया गुशबू। तो क्या हो गया, के से केतु, शु से शुक्र, र से रवि, च से चंद्रमा, म से मंगल, रा से राहु, गु से गुरु, श से शनि, फिर बु से बुध। समझ गए। तो आप इसको 3-3 के हिस्से में आप इस प्रकार से स्क्रीन पर देखिए, आप इसको ऐसे लिख करके याद कर लीजिए, केशुर चमरा गुशबू। यानी कि अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली पर आप यहाँ देखिए, यदि किसी की जन्म कुंडली में मंगल की महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है, तो उसके बाद किसकी आएगी, यहाँ देखिए राहु की आ जाएगी, क्योंकि मंगल के बाद राहु आ जाता है। यदि किसी व्यक्ति के ऊपर शनि की महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है,
तो उसके बाद किसकी आ जाएगी? बुध की आ जाएगी। और आपको एक चीज़ और बताता हूँ, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, ये भी मैं आपको याद करना सिखा देता हूँ। कैसे? सबसे बड़ी होती है महादशा, MD। MD मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर। अब मैनेजिंग डायरेक्टर को मैं आज के थोड़ा सा जो अभी हमारा जो पॉलिटिकल थोड़ा सिस्टम चल रहा है, मैं उसके हिसाब से समझा देता हूँ। MD मोदी सर्वश्रेष्ठ कुर्सी पे बैठे हुए हैं। इसको आप पॉलिटिकल एंगल से मत लीजिएगा कि मैं किसी पॉलिटिकल एंगल को सपोर्ट कर रहा हूँ। आप यहाँ पर मैं आपको याद कराने के मकसद से समझा रहा हूँ। MD मोदी इस दौरान में सर्वश्रेष्ठ कुर्सी पर बैठे हुए हैं। इसके बाद बात करते हैं AD का मतलब हो गया, अब सेंट्रल में तो मोदी, और AD यानी दिल्ली के अंदर बैठे हैं केजरीवाल जी। तो AD यानी अंतरदशा। अब अरविंद की जगह पे मैं कोई और भी ले सकता हूँ, अर्जुन भी ले सकता हूँ। आपको याद कराने के मकसद से मैंने आपको AD बोला है। तो AD MD यानी MD सुप्रीम है, फिर AD असिस्टेंट डायरेक्टर है, फिर उसके बाद PD प्रोजेक्ट डायरेक्टर हो सकता है, ठीक है, या प्रोसेस डायरेक्टर हो सकती है, फिर उसके बाद SD हो सकती है, सब डिविजनल हो सकता है। आप इस प्रकार से समझ सकते हैं MD, AD, PD और SD। और इसके बाद SSD भी होता है, सूक्ष्म दशा। आप सीक्वेंस वही चलेगा, केशु चमरा गुशबू, ध्यान रखेगा, सीक्वेंस वही रहेगा, केशु चमरा गुशबू। बस आपको महादशा पहले आएगी, फिर अंतरदशा आती है, फिर उसमें प्रत्यंतर चलती है, फिर उसमें सूक्ष्म चलती है, फिर उसके अंदर सूक्ष्म चलती है। ये तो आपके, अब मैंने आपको ग्रहों को भी याद करना सिखा दिया, राशियां भी आपको बता दी है। अब उसके बाद मैंने आपको बॉक्सेस के भी बारे में बता दिया। अब मैं आपको डिग्रियां पढ़नी सिखा देता हूँ, बहुत बारीकी से सिखाऊंगा और बहुत ज़्यादा आपके दिमागी उलझन नहीं पैदा होगी, इस हिसाब से समझाऊंगा। डिग्रियां कैसे समझें कि कौन सा ग्रह बलवान है और कौन सा ग्रह आपका कमज़ोर है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। देखो, हर ग्रह की एक पर्टिकुलर ताकत होती है, जैसे एक पेड़ की होती है, जैसे एक मनुष्य की होती है, जैसे एक जानवर की होती है। जब वो जवान होता है तो उसमें बहुत ताकत होती है, वो किसी भी बीमारी से, किसी भी समस्या से वो आसानी से लड़ लेता है। लेकिन जैसे जैसे वो कमज़ोर होता जाता है, उसकी लाइफ का एक्सपीरियंस तो उसके पास बहुत हो जाता है, लेकिन वो समाज और दुनियादारी के हिसाब से वो थोड़ा सा वातावरण के हिसाब से लड़ने में थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसे ही ग्रहों की भी परिस्थितियाँ जन्म कुंडली में व्यक्ति को प्रभावित करती हैं। तो आसान भाषा में 0 से 6 डिग्री ये होती है शिशु अवस्था, यानी कि जब बच्चा 6 महीने तक की या साल भर की एज में होता है, इसे कहते हैं शिशु अवस्था। इसको दुनियादारी के बारे में नहीं पता होता। ग्रह पेशेंट यहाँ पे उच्च राशि या नीच में बैठा होगा, तो दुनियादारी के अंदर जो बुरे कर्म होंगे या जो गलतियाँ होंगी वो बहुत छोटी छोटी होंगी। लेकिन यहाँ पर यदि व्यक्ति की अगर हम उच्च राशि में बैठा होगा तो उसके छोटे छोटे एफर्ट्स होंगे और इन छोटे छोटे एफर्ट से अपनी ज़िंदगी को, अपने ग्रहों को अच्छा करता जाएगा। तो 0 से 6 डिग्री यहाँ पर आप देख लीजिए, ये शिशु अवस्था होती है। इसके बाद आ जाती है 7 से 12 डिग्री। अब 7 से 12 डिग्री जो होती है ये हो जाती है आपकी थोड़ा सा बाल अवस्था वाली, यानी कि जब बच्चा 7 से 12 साल की एज तक जब आता है तो वो अवस्था क्या हो जाती है, ये थोड़ा यहाँ पर जिद्दी हो जाता है, थोड़ा अपने आप को ये बाहर दिखाने की कोशिश करता है, अपने यार दोस्त बनाने की कोशिश करता है, अपनी चॉइसेस और अपनी जो उसको नई चीज़ें पसंद वो उस पे ऊपर थोड़ा सा जोर डालने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद आ जाती है 13 से 18 डिग्री, ये होती है पूरी जवानी की। जो 13 से 18 डिग्री के मध्य में कोई भी ग्रह बैठा हो तो उस अवस्था में वो ग्रह अपनी एक्सट्रीम लेवल की एनर्जी पर होता है। वो अच्छा करेगा, बहुत अच्छा करेगा, बहुत डेयर होगी उसके अंदर, बहुत हिम्मत होगी। लेकिन यदि वो खराब होगा तो वो बहुत ज़्यादा परेशानी भी पैदा कर देता है। इसके बाद वायु आ जाती है 19 से 24 डिग्री के बीच में, ये भी ऐसी होती है। इसको भी हम ताकतवर डिग्री में ही मानते हैं, लेकिन ये 13 से 18 वाले से थोड़ी सी कम होती है। इसके अंदर मैच्योरिटी आ जाती है। ये फिर भी अगर आप उसको समझेंगे कुछ अच्छा कर्म कर रहा है
तो अपना आगे पीछे का नहीं सोचेगा। यहाँ पर थोड़ा सा लालच भाव आ सकता है या थोड़ा सा दुनियादारी वाली चुस्ती चालाकी आ सकती है, और जो आ जाती है बात फिर 25 से 30 डिग्री के अंदर कोई भी ग्रह, ये यहाँ पर बुढ़ापे की अवस्था में कोई भी ग्रह बैठा होता है, यानी कि उसके पास नॉलेज बहुत अच्छी हो सकती है, पिछले जन्म से वो अपने साथ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर के आया होगा, बहुत अच्छी उसके पास नॉलेज हो सकती है, बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, लेकिन वो उसको यूज़ नहीं कर पाता है। जैसे एक रिटायरमेंट ऑफिसर या रिटायरमेंट पर्सन, उसके पास नॉलेज बहुत होती है लेकिन अब उसके पास अथॉरिटी नहीं है, एनर्जी नहीं है किसी काम को कर देने की। वह सलाह करता बहुत अच्छा हो सकता है घर का, परिवार का, समाज का, लेकिन उसे करने की जब बारी आएगी तो उससे इम्प्लीमेंट होगा ही नहीं, वो रिस्क लेकर के डरने से बचेगा। इसीलिए यहाँ पर इन ग्रहों की परिस्थितियों को भी समझें। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो में राशियों के बारे में, बॉक्सेस के बारे में और साथ साथ आपको ग्रहों के बारे में और डिग्रियों के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि राशियों के हिसाब से आपको किस घर में, किस बॉक्स में कौन सी राशि बैठने से आपको शरीर के किस अंग में बीमारी हो जाती है, किस अंग में आपको चोट लगने का खतरा होता है, कौन सा अंग आपका कमज़ोर होता है और कौन सा अंग आपका नॉन परफॉर्मिंग हो जाता है, जिसकी वजह से और समस्याएं बढ़ती हैं। और अगली वीडियो में मैं आपको ग्रहों की डिग्री भी आपको समझाऊंगा कि ग्रहों की डिग्री और राशियों की डिग्री को कैसे समझा जाए, और साथ ही साथ अगली वीडियो में मैं आपको ग्रहों के हिसाब से आपकी घर की दिशाएं भी बताने वाला हूं कि आपके घर में कौन सा सामान कहाँ रखा होगा, कौन सा ग्रह कहाँ बैठ जाने के कारण, और साथ ही साथ पैसा कमाने के लिए आपको किस तरह के कर्म, किस तरह की चीज़ें करने से आपको जीवन में पैसे की प्राप्ति होती है। आपकी शादी अगर चेक करनी हो तो आपकी शादी कैसे होगी, आपकी नौकरी कहाँ से लगेगी, किस डिपार्टमेंट में लगेगी, सरकारी नौकरी का सुख कैसे चेक किया जाए या प्राइवेट जॉब का सुख कैसे चेक किया जाए, यदि आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो वो कैसे वेरीफाई किया जाए, ये मैं आपको आने वाली सीरीज़ में ज़रूर बताऊंगा। तो इसीलिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना ना भूलें। और यदि आप ऑडियो वीडियो कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के मिलना चाहते हैं या पर्सनली मिलना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे फ़ोन नंबर दिया है, आप उन पर कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट आज ही बुक कर सकते हैं। कमेंट्स में मैंने आपसे जो पूछा वो मुझे ज़रूर लिख करके बताइएगा, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगे और मैं भी आपके लिए ऐसे और वीडियोज़ लेकर के आता रहूँ। आज्ञा दीजिए। जय माता दी।